दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिशन सचिवालय के लिए और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी के बीच जो है कुछ कार्यक्रम लाया गया है। वो कार्यक्रम जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, जो कि आज का ये तीसरा भाग है। प्रश्नोत्तरी जो ये आप देख रहे हैं, ये प्रश्नोत्तरी जो है आप सभी के लिए दोनों ही परीक्षाओं के लिए, आपके आरओ के लिए और आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें 150 क्वेश्चन हैं। इस प्रश्न की मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में 2 घंटे में इन 150 प्रश्नों को हम लोग कवर कर लें। और साथ ही दोस्तों इसके लिए आप जो है ध्यान क्या रखेंगे कि ये पूरी जो है क्लासेज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8802913517 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये टोटल 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्नों को हम लोग कैसे कवर करेंगे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, और इसको आप लोग ध्यान से अपना पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और इसमें जो है आप नोट डाउन भी करते रहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इस अवार्ड से भारत को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड भ्रष्टाचार मुक्त प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है। दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि भारत सरकार ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से भारत को सम्मानित किया गया था। भारत को यह अवार्ड जो है दूर संचार सुधारों और नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यह अवार्ड जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल जीएसएम द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? जीएसएम, भ्रष्टाचार मुक्त प्रयासों के लिए नहीं। यह किसके लिए दिया गया है दोस्तों? यह अवार्ड जो है दूर संचार सुधारों और नीतियों में बदलाव के लिए, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो है रिफॉर्म्स के लिए और पॉलिसीज में सुधार के लिए ये दिया गया है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत को यह अवार्ड मिला है और ये अवार्ड कौन देता है दोस्तों? यह देता है जीएसएम, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम इसे देता है। यानी कि असत्य कथन आपसे पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको पॉज करके लिखते रहें या जो है अपना उत्तर पहले टिक कर लें। ये पेपर जो है सभी को मिल गया है, जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप के सदस्य हैं। और इसकी फीस मात्र 287 रुपये है, जो कि 30 तारीख तक अवेलेबल रहेगी। इसके बाद ये फीस 400 रुपये हो जाएगी। 399 इसकी फीस है। अभी दिवाली ऑफर में दिया 30 के रूप में आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो है सारे टॉपिक आपके कवर करा दिए जाएंगे। लगभग 1200 से अधिक प्रश्नों की ये पूरी श्रृंखला है। फीफा अवार्ड्स 2022 है ये, के संदर्भ में आप जो है के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जो 2023 में दिया गया था पर मार्च माह में। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरुष गोलकीपर जो है जॉर्ज इयोन, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है एलेक्सिया पुटेलस। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है वो संगत है, यानी कि मिला हुआ है, सही है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फीफा अवार्ड्स 2022 की घोषणा जो है मार्च 2023 में की गई थी, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है आपके लियोनेल मेसी को रखा गया था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है, अब मेसी जो है अब तक जो है 2 बार वर्ष 2019 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। और स्पेन के खिलाड़ी अलेक्सिया पुटलेस को ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो है ध्यान रखेंगे इनको। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जो है अर्जेंटीना के, ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? फीफा द्वारा। और ये गोल्डन डियोर अवार्ड नहीं है ये। ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जो है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, ना कि जॉर्ज इयोन को। एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। यानी कि आपसे संगत पूछ रहा है तो 1 और 3 है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सभी लोग जो भी देख रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करते रहें, जिससे कि और भी चीज़ें जो है, और भी टॉपिक जो है, जिससे मैं प्रश्न भी कुछ पूछूंगा बीच बीच में, उसको भी आप लोग रिप्लाई करें। विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम जो है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम जो है, ये अभी हाल ही में पारित किया गया था। हाल ही में इसमें सुधार किया गया था। हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक को इस अधिनियम के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह अधिनियम संसद द्वारा 1984 में पारित किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो हाल ही में दोस्तों आपने देखा था कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक को एफसीआरए कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग जरूर। एफसीआरए इसका पूछा भी गया है हालांकि।
ये जो है पिछले वर्ष अगर हम देखेंगे सितंबर में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की इनकम टैक्स के बाद सर्वे लाइसेंस जांच चल रही थी और इस थिंक टैंक का निलंबन जो है 180 दिनों के लिए कर दिया गया है। एफसीआरए का लाइसेंस जो है 2016 में सीपीआर के द्वारा आखिरी बार रिन्यू किया गया था और इसका वर्ष 2021 में रिन्यूअल कराना था जो कि समाप्त हो चुका था। संसद द्वारा जो है दोस्तों 1976 में इसे पारित किया गया था। 1976 में, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक का जो एफसीआरए है वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। इसे वर्ष 2010, 2015, 2020 में संशोधन किया गया है। इसमें 3 संशोधन हुए हैं एफसीआरए में। 2010, अभी हाल ही में कुछ नए संशोधन भी हुए हैं 2020 में, ठीक है ना। 2015 और 2020 में 3 संशोधन हो चुके हैं इसमें, और ये 1976 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र सरकार क्या करती है, किसी भी एनजीओ या पॉलिटिकल उसको जो है एनजीओ को पॉलिटिकल घोषित कर सकती है। विदेशी फंड से जो है अगर वो विदेशी पैसों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे जो चंदा इस्तेमाल होता है, खासकर जैसे आप ट्रस्ट बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, किसी भी प्रकार का बनाते हैं, तो उससे जो है एटीजी 12 तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। वो एफसीआरए जो है वो विदेशी अंशदान के लिए, विदेशी से अगर आप ऋण ले रहे हैं किसी प्रकार का वो ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, तो उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, सत्य कथन क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक। क्लियर है। इसका गठन जो है कब हुआ था दोस्तों, 1976 में हुआ था। याद रखिएगा, बड़े ही बेसिक प्रश्न है, ठीक है ना। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अहमद इलियास शाह, मोहम्मद अली खां, मुर्तजा इलियास और मुर्तजा खां इलियास या बोला अहमद टिनिबू, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों इसमें आपका है बोला अहमद टिनिबू जो है, इससे जो है इनको अभी जो है हाल ही में इनको नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जो कि ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वे राष्ट्रपति पद पर मोहम्मद बुहारी जो है इससे पहले थे, उनका स्थान लेंगे। और अगर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा जाए कि नाइजीरिया की राजधानी क्या, नाइजीरिया में विवाद भी चल रहे हैं काफी, आपको पता है। नाइजीरिया में, आपके सूडान में, नाइजर में, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी विवाद चल रहे हैं एथनिक को लेकर के, इस्लामिक और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बीच, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ की राजधानी क्या है। वैभव फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस योजना को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है ना। वैभव फेलोशिप योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कर रहे हैं, आपको बताना है। वैभव फेलोशिप योजना जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई और क्या है, आपको सत्य कथन का बताना है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। योजना जो है प्रवासी भारतीयों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए न होकर के किसके लिए, वैभव जो है ये प्रवासी भारतीय, यानी कि हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए जो विदेशों में रहते हैं, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वैभव फेलोशिप का उद्देश्य है विदेशी संस्थानों से भारत में शिक्षकों या शोधकर्ताओं की मोबिलिटी के माध्यम से भारतीय संस्थानों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच जो है ट्रांसफर कराया जा सके इंस्टीट्यूशंस में। इस योजना का लाभ जो है कौन, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। अब हालांकि पीआईओ और ओसीआई दोनों जो है एक ही हो गए हैं। तो आप जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, इन सभी के लिए अप्लीकेबल है। और उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पीएचडी और या एमडी हो, एमएस हो, इसमें डिग्री होनी चाहिए। तो वो भारतीय विश्वविद्यालयों में जो है वो अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी कि यह दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेन आधारित व्लादिमीर नोकोवो अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। पहला है गजाधर प्रसाद, दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा है राजर्षि प्रसाद और चौथा है शेष नारायण चौरसिया। आपको बताना है पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाको अवार्ड से हाल ही में किसी में, ये 2023 का है, किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। पेन अमेरिका जो है, पैन अमेरिका जो है ये क्या है, व्लादिमीर नाबाको अवार्ड जो है अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर में दिया जाता है। वे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं, या फर्स्ट हैं ये जो इंडियन एशियन हैं, जो कि इनको ये प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इनको पहले भी भारत में। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो अपनी परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को एक नए अंतर्दृष्टि से देखते हैं। यह जो है अवार्ड न्यूयॉर्क में इनको प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है अमेरिकी ओपेरो सिंगर
और अनुवादक हैं दिमित्री नवाको, उनके आधार पर उनके नाम पर ये दिया जाता है, जो व्लादिमीर नाकावो फाउंडेशन देता है। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों रायसीना हिल के बारे में। रायसीना हिल के बारे में हम देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। यह डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस डायलॉग का उद्घाटन किया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस डायलॉग की मुख्य अतिथि हैं। आपको बता रहा है ये हो गया है, ये मार्च का एक्चुअली न्यूज है टोटल, और इस न्यूज के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके के जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों पर जो है आप अपनी एक अलग पहचान भी रख सकते हैं, अलग तरीके से नोट कर सकते हैं, वन लाइनर के रूप में और अन्य के रूप में। दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि रायसीना डायलॉग जो है वह नई दिल्ली में हमेशा आयोजित किया जाता है, आप सभी को पता है। और यह जो है इसका उद्घाटन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यानी नई दिल्ली वाला पहला स्टेटमेंट सही है आपका। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नहीं, इसका प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, इसको ध्यान में रखना है। और साथ ही दोस्तों ये भी देखना है कि ये जो है इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है ना, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी जो है इस डायलॉग की मुख्य अतिथि थी, ये भी सही है। तो आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, यानी कि ऋषिकेश, वाराणसी, वेल्लूर और कोलकाता। आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसके उत्तर जो है आप, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया गया। कब ये आयोजित किया गया दोस्तों? यह मार्च में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी, उन्होंने किया। 1 से 7 मार्च तक ये महोत्सव जो है चला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ठीक है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है कब मनाया गया था? यह 1999 में मनाया गया था दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुख्य रूप से क्या है, परमार्थ निकेतन आश्रम द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से और अतुल्य भारत पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार, ये इसमें सारे जो है पार्टिसिपेटरी होते हैं। शून्य मैत्री अभ्यास 2023 के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। शून्य मैत्री अभ्यास 2023 भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर किया गया? ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और नॉर्वे। आप ध्यान में रखेंगे शून्य मैत्री अभ्यास शिन्यू है, सॉरी शून्य नहीं है, शिन्यू है, ठीक है ना। शिन्यू जो मैत्री अभ्यास है उसका आयोजन भारत और, शिन्यू नाम से भी आपको लग रहा है कि भारत और जापान के बीच यह आयोजित किया गया। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के साथ भी इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। यह अभ्यास जो है कोमात्सु, जापान के कोमात्सु में आयोजित किया गया। इसको याद रखना है आपको, शिन्यू, ठीक है ना। शिन्यू शून्य नहीं है, ये शिन्यू है, ठीक है ना। कोमात्सु में आयोजित किया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अगले प्रश्न पर 10 नंबर पर है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस किस देश में आयोजित की जा रही है? जापान, सऊदी अरब, चीन और भारत। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू हुई, यानी कि भारत में जेएनके के श्रीनगर से शुरू होकर के और ये कन्याकुमारी तक चली, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है ना। कन्याकुमारी आप याद रखेंगे, कन्याकुमारी जो है वहां तक आयोजित की गई और इसमें 3655 किलोमीटर जो है इसमें चालकों द्वारा तय की गई दूरी। और यह एशिया की पहली दौड़ है, साइकिल दौड़ है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चालू हुई, ठीक है ना। साइकिल चालकों की दौड़ पूरी करने के में कम से कम 12 से 14 दिन समय निर्धारित किए गए थे। और इस रेस में गीता राव एकमात्र महिला साइकिल चालक थी, जिनका नाम था, क्या था? गीता राव। आप ये नाम याद रखेंगे, गीता राव। क्लियर है ना। विश्व वन्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व वन्य जीव दिवस, यह दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट, इस दिवस की थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इस दिवस में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व वन्य दिवस के बारे में ये स्टेटमेंट जो है आपका प्रश्न जो है काफी अच्छा है। इसमें दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये सीधे सीधे नहीं पूछता है, ठीक है ना। लेकिन इस दिवस को साइट्स जो समझौता हुआ था उसके आधार पर मनाया जाता है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आप जल्दी से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस दिवस की थीम क्या थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यानी कि आपका 1 और 2 स्टेटमेंट सही है।
आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं दोस्तों हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद रखा गया है। ठीक है ना? इस उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। असत्य पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। सत्य असत्य को भी आप बीच में कंसीडर करेंगे। यहां से हमारे कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं कि अगर हम सत्य असत्य नहीं देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? तो यहां पर नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की जो थीम थी, यह 5 मार्च 3 से 5 मार्च तक आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है ना? कहां पर? एमपी भोपाल में। एमपी भोपाल में आयोजित किया गया था। अब इसकी थीम के बारे में अगर हम बात करें, अब ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो इंडिया फाउंडेशन और सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया था। और साथ ही दोस्तों यह 7वां संस्करण था इसका, और इसके नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, यानी कि आपका जो नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद जो है इसकी थीम थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। सॉरी, असत्य कथन पूछ रहा है ना, यानी कि डी हो जाएगा। कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। ठीक है ना? इसमें असत्य पूछ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। और ये सॉरी, ये भोपाल में ही आया ना, सॉरी डी नहीं होगा, ए हो जाएगा। नई दिल्ली यहां पर दिया है ना, सॉरी। तो ये आपका उत्तर सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित किया गया था? ये भोपाल में आयोजित किया गया था। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा सही है। गलत ही पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है ना? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां संपन्न हुई। अगर परीक्षा आसपास होती तो ये पूछा जाता था, वैसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आप याद रख लीजिएगा, क्वाड एक काफी चर्चा में, नई दिल्ली में हुआ है ये। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लासेज में। तो आप इसको जरूर आप बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आपका कौन सा जो है क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में के विधानसभा चुनाव परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। ये चुनाव जो है वो हुए थे आपके, अभी जो है चुनाव हो रहे हैं राजस्थान, एमपी आदि राज्यों में। इससे पहले जो है मार्च में कुछ चुनाव हुए थे। उन चुनावों में घोषणाएं हुई थी, मार्च में रिजल्ट आया था। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नागालैंड में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी होकर के आई। मेघालय के चुनाव परिणाम जो है वो कोनराड संगमा, आप सभी को पता है मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा को नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है सबसे बड़े दल के रूप में आई। इसे कुल 26 सीटें मिली। ठीक है ना? मेघालय की विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, कुल 26 सीटें यहाँ पर मिली। वहीं अगर हम बात करें नागालैंड में, तो दोस्तों नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस को ना होकर के नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीपी, इसने जो है सबसे अधिक सीटें जीती। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती दोस्तों? 25 सीटें जीती। क्लियर है ना? इसमें इसका जो है सीटें बनी। नागालैंड में कुल 60 सीटें हैं। यहाँ पर भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीती। आप सभी को पता है कि कुल 60 में से 32 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपसे सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 और 3 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च आपके साथ सामने आया होगा। ये प्रश्न जो है बनेगा जरूर। ठीक है ना? हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की सत्यता जांचने के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? एम जोशी, अरविंद सुब्रमण्यम, अब्दुल नज़ीर या सापरे। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च जो है किस कंपनी से संबंधित है? आप सभी को पता है कि ये रिसर्च जो है हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो किस पर आया था? सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए समिति गठित की थी जो कि एम सापरे के निर्देशन में थी। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इस समिति में कुल 6 सदस्य थे। यह कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात नहीं पाई गई थी। अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है ये हिंडनबर्ग रिसर्च आई थी जिससे बाजार में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। शॉर्ट सेलिंग की बात की गई थी। शॉर्ट सेलिंग कंपनी है एक हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने जो है
कुछ आरोप लगाए थे। मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया। वर्ष 2000 में अरुण सक्सेना वाद में इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था। आपको बताना है केवल एक, केवल दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, कई बार ये प्रश्न जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में आ चुका है कि यह किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है ना। दोस्तों, अधिकारों को अगर हम बात करें तो मूल अधिकार एक होता है आपका संवैधानिक अधिकार, एक होता है आपके लिए जो है अधिकार होते हैं केवल, ठीक है ना, राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। और जो विधिक अधिकार जो होता है वह पहले जो है लीगल राइट्स जो होते हैं, कुछ आपके लीगल राइट्स, ये पहले इसको लीगल राइट्स माना जाता था, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये, मूल अधिकार आपको संवैधानिक अधिकार, पहले इसे क्या माना जाता था दोस्तों, संवैधानिक, इसको जो है इससे पूर्व इसे विधिक अधिकार माना जाता था, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मतदान का अधिकार अब क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है ना। यह जो है संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। असत्य पूछ रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। संविधान पीठ ने कहा है कि मतदान के अधिकार, जो मताधिकार है, हमें संविधान से मिलता है, जो कि विधायिका के गठन के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 168 में है, ठीक है ना। लेकिन विधायिका कैसे गठित होगी, इसका प्रावधान 326 में है, जो कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में कुलदीप नैयर वाद में यह निर्णय दिया था कि यह एक कानूनी अधिकार है। कुलदीप नैयर वाद, ना कि अरुण सक्सेना वाद, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, कुलदीप नैयर, ठीक है ना। कुलदीप नैयर वाद में इनको कहा गया था, यानी कि असत्य पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है यह अरुण सक्सेना वाद न होकर के कुलदीप नैयर वाद है, ठीक है ना। पोर्टर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हाल ही में इस पुरस्कार से भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सम्मानित किया। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए गए। तो इंटरनेशनल स्तर पर भारत के किसी भी स्कीम को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पोर्टर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। ये हाल ही में इस पुरस्कार से आपको क्या पूछा जा रहा है, केंद्रीय ग्रामीण। तो देखिए, पहले तो हम समझ लेंगे कि पोर्टर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, यूएसए द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया। हाल ही में इस पुरस्कार से भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है, ना कि ग्रामीण मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है ना। अब ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पुरस्कार कोविड-19 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए दिया गया था, कोविड-19 के लिए। तो आप समझ गए ना, कोविड-19 के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। हालांकि मनरेगा की भी बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको हम अलग बात करेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा क्या, डी। क्लियर है ना। तो इससे आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। यहां पर होता क्या है दोस्तों, कि हम जब भी परीक्षा देते हैं तो हमारे पास जो है ढेर सारे डेटा होते हैं, ढेर सारी कंफ्यूजन्स होते हैं। अब ये पूरी जो श्रृंखला चलाने का हमारा इतना ही मकसद है कि आप जो है पूरी तरीके से तैयार रहें। क्या करें, किस तरीके से सॉल्व करें पेपर को, कैसे जो है आप अपने मतलब आते हुए प्रश्नों को गलत ना करें। करंट अफेयर्स में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसमें हम आते हुए प्रश्न भी गलत करते हैं। तो इसकी पीडीएफ आप ले लें, मात्र 287 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ दी जाएगी। इसमें आप जो है हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8802913517। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अभियान सिविल सर्विसेज। हाल ही में भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बन गया है, ठीक है ना। भारत में जिसने अपनी शाखा खोली है, ठीक है ना दोस्तों, वो है डीकिन विश्वविद्यालय। डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ से संबंधित है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर के पढ़ना पसंद करते हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। तो यह अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन रहा है। इससे पूर्व किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भारत में कोई शाखा नहीं थी। डीकिन विश्वविद्यालय ने अपना परिसर गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी में गुजरात के खोला है इसने। हाल ही में वर्तमान के नए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, मैंने जब करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था तो इसको मैंने बताया था। चिन मिन हो, पो चाओ चुआन, हेशिंग पो चिन हो
और वो वान थुआंग, कई नाम आपको मिलते-जुलते दिखेंगे, तो वो वान थुओंग आप ध्यान में रखेंगे, इनका नाम वो वान थुओंग है, ठीक है ना? वियतनाम की नेशनल असेंबली ने वो वान थुआंग को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वो वान थुआंग कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं, ठीक है ना? आपको पता है पोलिट ब्यूरो क्या होता है, चीन में भी ऐसा सिस्टम चलता है। इनकी नियुक्ति जो है वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक के अचानक इस्तीफे के बाद हुई। थुओंग कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। वो वान थुआंग को का कार्यकाल जो है 2026 तक होगा। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में आपको है पता ही है आसियान देश का सदस्य है और इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। यह अभ्यास खाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस तर्कस भाग ले रही है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो कटलेस है, कटलेस एक्सप्रेस है, आईएमएक्स सीई 2023 में भाग ले रही है, ठीक है ना? इसमें इसका आयोजन जो है 16 मार्च तक किया गया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के ओर से आईएनएस त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था। तर्कस न होकर के ये क्या नाम है? त्रिकंद है, ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप गलती करेंगे, ये खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना अभ्यास में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। ये इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ये मल्टीलैटरल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज़ है, जो कि वैश्विक लेवल पर इसमें पार्टिसिपेट 50 से अधिक जो है देश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपसे क्या है सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है ना? संतोष ट्रॉफी, ये काफ़ी प्रश्न पूछा जा सकता है, संतोष ट्रॉफी से कई बार पूछा भी गया है। स्पोर्ट्स से संबंधित अगर यूपी पीसीएस में आरओ में प्रश्न आते हैं, तो यह फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसका फाइनल केरल में खेला गया। संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है कर्नाटक द्वारा जीता गया। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जैसे कि संतोष ट्रॉफी जो है भारत की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको जरूर जान लीजिएगा। 76वां 76वां यानी कि डूरंड कप के बाद जो है सबसे पुरानी भी संतोष ट्रॉफी जो है इसकी है 76वां संस्करण अभी हाल ही में खेला गया। भारत जो है लीग चरण जो है भारत में और नॉकआउट चरण जो है सऊदी अरब में खेला गया। फाइनल मुकाबला जो है सऊदी अरब के रियाद में किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया, ठीक है ना? किंग फहद जो है अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मैच में कर्नाटक और मेघालय के बीच हुआ, जिसमें कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया, यानी कि इसका जो है खिताब जो है इसने जीता है। जब ये प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों, तो ये जो है भारत में जो हुई थी वो केरल में नहीं हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? यह कर्नाटक में हुई थी मेरे ख्याल से। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये केरल में ना होकर के जो है सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सी हो जाएगा। क्लियर है ना? राष्ट्रीय युवा संसद, दोस्तों आगे अगर बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। उन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, आप इससे चाहें तो कभी भी हमारे साथ जुड़ करके आप जो है प्रतिदिन करंट अफेयर्स हमारे चल ही रहे हैं। करंट अफेयर्स इसलिए बीच में रुका हुआ है क्योंकि न्यूज़ इतनी नहीं आ रही है, तो अभी जो है कुछ वीकली करंट अफेयर्स ही मिलेंगे। दिवाली ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है, अभी भी 30 नवंबर तक ये जारी रहेगा। इसके लिए एक दिया 30 कोड यूज़ करके हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये पूरी करंट अफेयर्स की जो मैं क्लास ले रहा हूँ, उसकी जो मैगज़ीन है, वह पूरे 12 महीने की मात्र ₹287 में, अभी आपको 399 ये फ़ीस है, लेकिन अभी दिया ऑफ़र पर आप जो है दिया 30 ऑफ़र पर जो है आप मात्र ₹287 में ले सकते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी दोस्तों? मंथली मैगज़ीन मिलेगी पीडीएफ फ़ॉर्म में, मैराथन क्लासेस में 3 घंटे की आपको 2-2 3-3 घंटे की मिलती रहेंगी और एमसीक्यू सेशन होंगे, पीडीएफ भी आपको ये एमसीक्यू का, इसका एक्सप्लेनेशन भी एमसीक्यू है, ठीक है ना? एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी है। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स हमारे यहाँ निःशुल्क रहता है। अगर आप सैंपल मैगज़ीन लेना चाहते हैं, सैंपल जो है आप जो है टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों से मैं आपको बता दूँ कि ये कार्यक्रम जो है हमारे आरओ से संबंधित हैं। टेस्ट सीरीज़ पूरी जो है लगभग 5000 के आस-पास प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि ₹560 में है। जो लोग भी हमारी क्लास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि मिशन सचिवालय में मेंस बैच में और प्री बैच में सारे वीडियोज़ लगभग अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है ना? जो चीज़ें हैं छोटी-छोटी और भी क्लासेज़ होंगी, वो आपको बीच-बीच में मिलती रहेंगी। जो हिंदी के हैं या कुछ जीएस में बचे हुए हैं, जीएस में इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, ये काफ़ी मेन टॉपिक जो है मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, ये सब आपको दे दिया गया है, ठीक है ना? तो उसको आप देखते रहिए। हमारे यहाँ आंसर राइटिंग भी कार्यक्रम चल रहा है। बीच में कुछ कार्यक्रम रुका हुआ था, वो फिर से कंटिन्यू है, ठीक है ना? 75 डे हार्ड चैलेंज है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा वीकली एस्से राइटिंग का है। एस्से राइटिंग में जो लोग अपडेट मांग रहे हैं ना,
अभी जो है अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। अपडेट जो है वो आपको आरओ एग्जाम के पहले, मेंस से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी इधर के एस्से हैं, लगभग 100 प्लस एस्से मैंने आपको दे दिए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं इसमें कि हमको रोज ऐसे की क्लासेस रोज नहीं चलती हैं। आपको लगभग 35 से 40 जो है ना वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ऐप पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और ये वीडियोस की एक मैराथन में बना देता हूँ, लगभग 40 घंटे की, 30 घंटे की, जिससे आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएँ। आप उसको देख लीजिए और आंसर चेक कराने के लिए हम यहाँ पर पेमेंट लेते हैं। ये सारे पेमेंट जो है, हमारे वीडियोज़ तो हमेशा फ्री ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ जो है आपको पेड क्लास में भी 5, 6, 7 जो भी अपडेट होते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम आप जुड़ सकते हैं, हम मेंटोरशिप बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर। हम लोग 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न संख्या 22 के बारे में हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के बारे में, यह महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या है? एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस कथन में सत्य कथन पूछ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आपको पता ही है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इसकी थीम ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, इसकी थीम थी। इस महोत्सव के तहत जो है जिला युवा सांसद संवाद, राज्य युवा सांसद और राष्ट्रीय युवा सांसद का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण कब आया था दोस्तों? 2019 में आया था। और ये जो है, इस महोत्सव का उद्घाटन जो है हमारे खेल मंत्री जो है उन्होंने किया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य क्या है? युवाओं की आवाज़ को सुनना। तो आपसे पूछा रहा है सत्य कथन, आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरीके से प्रश्न जो है 150 प्रश्न है, ये टोटल प्रश्नों को मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर डिस्टरबेंस हो जा रहे हैं और यूट्यूब भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। लाइव क्लास में बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, कई दिन लगातार मेरी क्लासेस खराब हो रही हैं, इस वजह से इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। महिला प्रीमियर लीग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह लीग मुंबई में शुरू हुई। यह महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण है। यूपी वॉरियर्स की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। 1-2, 2-3, 1-3 और 1-2-3 महिला प्रीमियर लीग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहली बार महिला प्रीमियर लीग हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे यह लीग मुंबई में शुरू हुई, यह महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था। और यूपी वॉरियर्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इसमें कुल 5 टीमें थी दोस्तों। यह यूपी वॉरियर्स की अगर हम बात करें, मुंबई की जो थी वो कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर है, ठीक है ना, ना कि यूपी वॉरियर्स की। अगर हम यूपी वॉरियर्स की बात करें तो एलिसा हिली। एलिसा हिली किसकी कैप्टन है, किसकी वाइफ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने अभी हाल ही में शायद संन्यास लिया है और इनके नाम कई वर्ल्ड कप हैं, ठीक है ना। इनके हस्बैंड भी खतरनाक हैं और इन्होंने भी कई वर्ल्ड कप जीता है। आईसीसी के टूर्नामेंट के ये पूरा खानदान जो है पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि पति पत्नी दोनों ही काफ़ी। एलिसा हिली के पति कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है ना। हाल ही में युवा उत्सव भारत @2047 की शुरुआत किस स्थान से की गई? ऋषिकेश, इम्फाल, रोपण, वाराणसी। आपको बताना है कौन सा जो है इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि रोपड़ में ये शुरू हुआ युवा उत्सव भारत @2024। यह कार्यक्रम जो है युवा मामले, खेल और सूचना प्रसारण मंत्री जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं उनके द्वारा की गई। यह पंजाब के रोपड़ में शुरू हुआ। ये रोपड़ कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रोपड़ कहाँ से है ये भी पूछा गया है। युवा उत्सव में जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय युवा उत्सव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें सितंबर 2023 के दौरान जो है यह अगस्त से सितंबर के लेकर के राज्यों की राजधानियों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो ये युवा उत्सव भारत @2074 जो है आप 47 जो है ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 25 पर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। यह सम्मेलन आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का पहला संस्करण जो है वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 में आप देखेंगे कि यह सम्मेलन जो है नौसेना कमांडरों का संदर्भ में, ये सम्मेलन जो है 2023 का ये पहला सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। ये कहाँ पर हो? आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया था। आईएनएस विक्रांत जो है भारत का अपना स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत है।
यह पहली बार है जब किसी नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया है, ठीक है ना? इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मेलन का उद्घाटन जो है हमारे क्या नाम है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया था। और इस सम्मेलन का पहला संस्करण है दोस्तों, वो 2022 में आयोजित किया गया था, ठीक है ना? पहला जो है वह 2022 में आयोजित किया गया था, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। आपका सत्य पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है ना? तो ये सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला जो है वह आपको 1200 प्रश्नों की मिलेगी, जिसमें से मैं बता रहा हूं गारंटीड जो है दोस्तों, आपको लगभग 90% प्रश्न जो है आपके सभी परीक्षाओं में, जो भी आप स्टेट पीसीएस देते हैं, जो भी आप यूपी के एग्जाम देते हैं, बिहार के एग्जाम देते हैं, उन सभी एग्जाम में, एमपी के एग्जाम देते हैं, उसमें 50 से 60% क्वेश्चन जो है आपको अन्य स्टेट में, यूपी का मैं गारंटी लेता हूं कि 90% प्रश्न जो है यहां से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूं, पानी में भूल गया था, पानी ले लेता हूं, तो उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको सॉल्व करके इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए। और ये सारे ना ऐसे डे बाय डे जो है 2-2 3-3 दिन पे आपको मैगजीन भी मिलती रहेगी पुरानी। पिछले 6 महीनों का मैं एक साथ कोशिश करूंगा कि मैं बना दूं, जो लेटेस्ट होंगे, जो दिसंबर 15 दिसंबर के बाद आपको मिलेंगे। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि सेना के अग्रिम मोर्चे पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, ये आपको बताना है। बहुत ही तेजी से थोड़ा हम लोग प्रश्नों को करते हैं, जिससे कि आसान हो जाए और जल्दी से ये पेपर जो है हमारा कंप्लीट भी हो जाए। तो थोड़ा तेजी से और करेंगे हम लोग। तो सेना के अग्रिम मोर्चे पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, ये आपको बताना है दोस्तों। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों गीता राणा। नाम याद रखिएगा, गीता राणा जो है, कर्नल गीता राणा भारतीय थल सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर से संबंधित अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति जो है पूर्वी लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर हुई, जैसे बॉर्डर में अगर कोई तैनाती होती है तो उससे होती है। पहली हैं, इसलिए आपसे पूछा जाएगा। कोनराड संगमा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। हाल ही में वो मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पीए संगमा के पुत्र हैं ये, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, ठीक है ना? कोनराड संगमा ने मेघालय का जो मुख्यमंत्री ये बने हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री जो है पद पर इन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री ये बने हैं। कोनराड संगमा को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, जो कि बीजेपी से संबंधित थे, आपके मऊ आजमगढ़ से संबंधित थे, इन्होंने शपथ दिलाई। कोनराड संगमा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनसीपी इन्होंने बनाई थी, एनपीसी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी इन्होंने बनाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं है इनका। असत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना? हाल ही में नेफोरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अब तक वो कितनी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए थे ना, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, इन सभी से प्रश्न आपके सीधे बनेंगे। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेघालय विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल, ठीक है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसके अनुसार जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसको भी आप बता दिएगा। 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार आपको बताना है। तो दोस्तों, नेफ्यूरियो जो है काफ़ी समय से हैं, जब तक आप सुन रहे होंगे नागालैंड के बारे में, नेफ्यूरियो के बारे में ज़रूर सुनते होंगे। ये 5वीं बार बन रहे हैं, यानी कि पिछले 20 सालों से तो थे ही, अभी 5 साल और रहेंगे। हाल ही में घोषित नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी, इनकी जो पार्टी है उसका नाम है। यहाँ पर जो है टोटल 60 सीटें हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। मणिक साहा के बारे में के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। वे मिजोरम के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना। आपको सत्य कथन बताना है, तो ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। मणिक साहा जो है कहाँ के बने हैं दोस्तों, सभी को पता है। ये मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के, त्रिपुरा के। त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। बीजेपी की सरकार जो है पहली बार त्रिपुरा की जब बनी थी तो मणिक साहा को इसमें नियुक्त किया गया था। अब देखिए यहाँ के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना, ये थे। तो ये मिजोरम के नहीं, त्रिपुरा के बने हैं, और ये पहली बार नहीं, ये मणिक साहा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री लगातार बने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी। तो ये तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम, वहाँ के राज्यपाल, और अभी जो है चुनाव जो हो रहे हैं आपके एमपी में, छत्तीसगढ़ में, सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी शायद हो रहा है क्या, राजस्थान में और एमपी में तो है ही, दो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो उनमें जो है उनके भी राज्यपालों का नाम आप याद रखिएगा। चलिए, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रियंका जायसवाल, नीरज भट्ट, शालिजा धामी और शिवानी सिंह। तो दोस्तों शालिजा धामी, धामी सरकार से आप याद रखिएगा, उत्तराखंड की ये भी होंगी। तो ये धामी जो है वो वायुसेना की ग्रुप कैप्टन है, ठीक है ना। हाल ही में इनकी नियुक्ति जो है पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन के रूप में की गई। इसके साथ ही शालिजा धामी जो है वो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है ना। फॉरवर्ड कमांड हेडक्वार्टर की ऑपरेशन ब्रांच में वर्तमान में नियुक्त है ये। शालिजा धामी 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी इन्होंने, और ये पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है वो आप जानते हैं नई दिल्ली में है, तो उसकी जो है उसी में इनका पोस्टिंग थी। हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया, भूटान के राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री। दोस्तों अभी हाल ही में रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और उन्होंने अपने पद की जो उम्मीदवारी है, ठीक है ना, रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के नेता थे हैं, और इनको जो है उन्होंने उम्मीदवार पर जो है सुभाष चंद्र नेमनांग को हराया, ठीक है ना, नेमबांग, सुभाष चंद्र नेमबांग को हरा करके नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है दोस्तों, व्यास सम्मान के संदर्भ में। देखिए व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और ये आपका आता है एक बिहारी सम्मान। ये तीनों सम्मान जो है बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, और ये सम्मान जो है लगातार पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना। ये सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो पहला तो मैंने बता ही दिया। वर्ष 2022 के लिए ये सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए 22वां सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, और 2022 में ये सम्मान, अब देखिए ईयर इसमें याद करने से ज़्यादा जरूरी होता है कि किस क्रम का सम्मान था, ठीक है ना। तो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, ठीक है ना। ज्ञान इस पुस्तक, जैसे ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान जो है पागल खाना नाम की इनकी एक पुस्तक है उसके लिए दिया गया। और ये पागल खाना जो है ना, ये बाजार, ये बाजार के ऊपर है, बाजार में हमें किस तरीके से बदलता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, यह एक धागे की तरह काम करता है, ठीक है ना। असगर वजाहत 2021 में पाए थे, और ये 31वां था, और ये 32वां है, ना कि 22वां है, 32वां सम्मान है ये। असगर बजाहत भी काफ़ी फेमस राइटर है, महाबली के नाटक के लिए उनको दिया गया था, ठीक है ना। इसमें 4 लाख रुपए दिया जाता है। 32वां ज्ञान पुरस्कार जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन सा है, व्यास सम्मान। ऐसे ही सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान भी आप याद रखेंगे, ये सभी जो है बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है ना। हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, जिन चिन हो, मियांग फो हो, ली शिंकिंग और ली कियांग। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ली कियांग को चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चीन की संसद में ली कियांग को प्रधानमंत्री बनाने की मंजूरी दी थी। वे प्रधानमंत्री पद पे ले के कियांग, अब कियांग जो है के आगे लगा देंगे, तो उसके आधार पर के कियांग आगे लगा देंगे ना, के कियांग, तो वो हो जाएंगे पुराने वाले, नए वाले से के हटा दीजिए तो ये कियांग हो गए, ठीक है ना। चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और ये 2013 में के कियांग जो है 13 से प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर जो है उल्टा सीधा सब चलता रहता है, कभी कोई किसी भी समय तक बना रहता है। चलिए, पाम 400 ड्रोन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। भारतीय सेना द्वारा इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। इस ड्रोन का विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि पाम का पूरा नाम क्या है,
प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये पाम का फुल फॉर्म आप पाम, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, पाम 400। प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है इसका फुल फॉर्म है, और हाल ही में भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना, इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इस ड्रोन का विकास जो है इजराइल की एविजन सिस्टम, यूनिविजन एयर लिमिटेड और आदित्य प्रीसीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त रूप से किया गया है, ना कि इसको डीआरडीओ द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 35 पर हम लोग आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 पर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। हाल ही में इस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेडिंग प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1971 में की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों कि यह मेरठ में विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है ना, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। हाल ही में इस विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग दी गई है, जो A++ ग्रेडिंग के हुई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1965 में की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। बस इतना, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के। तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। तो इसमें देख लीजिएगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। यह बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय का 19वां संस्करण था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाल ही में होता तो ज़्यादा रहता। आपका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और ये जो है कौन सा सम्मेलन था दोस्तों? तो यह 19वां बिम्स्टेक जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। एक मिनट, असत्य पूछ रहा है ना? हाँ, तो ये मंत्री थाईलैंड में हुआ है, सॉरी, यहाँ पर दिल्ली में ना होकर के कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये आपका सही है, इसका 19वां संस्करण था। आपसे असत्य पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। इसको ध्यान रखिए, वैसे इतना जरूरी ये सम्मेलन नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, खेलियो खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट की टैगलाइन क्या रखी गई है? नए इंडिया का नया खेल, खेलकूद से है भारत को सजाना, है दम तो बढ़ाओ कदम, खेल के संग अमृत महोत्सव। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दम तो बढ़ाओ कदम इसकी थीम है, खेलो इंडिया 10 कदम। अब ये 10 कदम टूर्नामेंट जो है ये दिल्ली में शुरू हुआ। युवा मामले खेल मंत्री जो है आपके अनुराग सिंह जो है, अनुराग सिंह ठाकुर जो है, इसके जो है टूर्नामेंट के उद्घाटन इन्होंने किया था। इसमें 10 खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। इस टूर्नामेंट की टैगलाइन है दम तो बढ़ाओ कदम, और ये टूर्नामेंट में 50 से अधिक शहरों में खेला जा रहा था, ठीक है ना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। ये भुवनेश्वर में होकर के न्यू दिल्ली में हुआ, क्लियर है। और इसका उद्घाटन जो है बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण जो है इसकी थीम थी। इसका प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो उद्घाटन किया गया था, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आपका सत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? रिद्धिमान पटनायक, अरुण सुब्रमण्यम, राजीव रंजन प्रसाद, नरसिंह राव। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? अरुण सुब्रमण्यम जो है इनकी जो है इनका जो है पहले भारतीय बने हैं ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। मुंडकोप निषद निषद जो है अमरता का पुल पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री। आपको बताना है कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति हमारे जी कर्ण सिंह जो पूर्व सांसद है ना कांग्रेस के, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मुंडकापनिषद अमरता का पुल, जो जम्मू कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक जो है हरि सिंह के पुत्र हैं। नाम सुना होगा आपने, कर्ण सिंह, कांग्रेस के नेता भी हैं। 1952 तक वो जम्मू कश्मीर के राजकुमार रेजेंट भी थे। कर्ण सिंह ने वन मैन वर्ड पुस्तक भी लिखी है। इनका नाम आप जान लीजिएगा, काफ़ी फेमस राइटर भी हैं ये, और इनका जो है नाम जो है काफ़ी बड़े राजनीतिज्ञों में आता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है? दारुस्सलाम, दारुल उलूम, नुसंतरा या हेवन, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका नाम है नुसंतरा। नुसंतरा जो है
यह अलग राजधानी बनाई जा रही है, बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है ना? कालीमंतन प्रांत में ये बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित की जा रही है। बोर्नियो द्वीप जो है वो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। इससे पूर्व जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, आप सभी को पता होगा। जकार्ता का अधिकांश भाग जो है 2050 तक माना जा रहा है कि डूब जाएगा, इसलिए जो है इसको नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है नुसंतरा में, ठीक है ना? आप याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे भारतीय फ़िल्म जगत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस बार के लिए। तो यह अवार्ड की घोषणा जो है लंदन में की गई थी। पहला है, भारतीय फ़िल्म आरआरआर के नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है टॉम क्रूज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का खिताब जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स को प्रदान किया गया। आपको बताना है कौन-सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है कहाँ दिए जाते हैं। ये जो है आपको हॉलीवुड का अवार्ड है, ये लॉस एंजेलिस में दिया जाता है, यानी कि लंदन में तो होगा ही नहीं, ठीक है ना? भारतीय फ़िल्म आरआरआर को नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग जो है किरमनी को दिया गया। आपको याद ही होगा राजमौली जी की ये फ़िल्म है और इसमें जो है एकेडमी अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2023 के लिए 95वाँ ऑस्कर अवार्ड था ये, 95th था, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चूँकि भारतीय फ़िल्म से ये जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आरआर को निर्देशक जो है राजमौली हैं और ये जो सॉन्ग कैटेगरी दी गई है ना, आर किरमनी जो है उनका नाम है शायद मेरे ख़्याल से किरमानी ही ये नाम है इनका। और ये जो अभी देखेंगे हम कि भारतीय एक डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, उसको छोटी जो है शॉर्ट फ़िल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना? कार्तिक जो है कार्तिकी गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित जो है ये 30 मिनट की फ़िल्म है, अनाथ हाथी रघु और उसके देखभाल करने वाले के बीच संबंध के रिव्यू, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जो है एवरीथिंग एवरीवेयर वन एट वन्स में चीन की एक महिला की कहानी दिखाई गई है जिसको जो है सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड मिला है, यानी कि ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा सही है। तीसरा जो है टॉम क्रूज का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अवार्ड ब्रेंडन फ्रेज़र को उनकी फ़िल्म द व्हेल के लिए दिया गया। ब्रेंडन फ्रेज़र को दिया गया। हालाँकि ये सब चीज़ें नहीं है, आरआरआर और ये 2 एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वन्स ये आप ध्यान रखिएगा। सत्य कथन पूछ रहा है तो 2 और 4 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्लेटफ़ॉर्म कर्नाटक में बनाया गया। इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा जो है किया गया। तो दोस्तों मैं बता दूँ आप सभी को कि दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म का उद्घाटन जो है कर्नाटक में कर दिया गया है। ये आपका समझ सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म जो उत्तर प्रदेश वाला पहले था। अब ये जो पश्चिमी रेलवे जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा और इस रेलवे प्लेटफ़ॉर्म का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा हमारे किया गया, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछ रहा है, आपका असत्य ही बताना है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे सबसे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के रूप में मान्यता दी है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है कर्नाटक के हुबली में है। हुबली ये पश्चिम बंगाल वाला नहीं। अब उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जंक्शन है ना, वो जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहेगा, दूसरा बन जाएगा। बस इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये प्रश्न जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में शुरू की गई लीन योजना का संदर्भ किस क्षेत्र से है? मत्स्य उत्पादन से, बंदरगाह, कृषि सब्सिडी, एमएसएमई। तो लीन जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? एमएसएमई से। एमएसएमई बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यह योजना जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जिसको एमएसएमई बोलते हैं इनकी जो है इस योजना का शुरुआत जो है नारायण राणे जो है इसके मंत्री हैं, जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, ठीक है ना? इसके तहत क्या होगा दोस्तों? कार्यान्वयन सहायता को परामर्श व्यय की लागत जो है 90% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें लागत का 80% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इस योजना में पहले 5 घटक हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं ट्रोपेक्स 2023। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह अभ्यास 4 माह की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन जो है फ्रांस के तट पर किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ट्रोपेक्स 2023 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 2023 में मार्च 2023 में समाप्त हुआ। इसका आयोजन जो है नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 माह की अवधि के लिए किया गया। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है ना? सही पूछ भी रहा है। यह अभ्यास जो है हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, फ्रांस के तट पर नहीं। हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 23 में 70 भारतीय नौसेना के जहाज़ों द्वारा 6 पनडुब्बी 75 से अधिक विमान इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है ना? इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल पार्टिसिपेट किए थे। पोर्ट ब्लेयर स्थित 3 सेनाओं के समन्वय केंद्र द्वारा इसकी जो है की गई थी। सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर है ए। क्लियर है? दोस्तों ये टोटल जो है 35-36 प्रश्न हैं।
पेज हैं और प्रश्नों की संख्या जो है 150 है। ठीक है ना? कोशिश करेंगे कि आपको जो है 100 प्रश्न तो अभी करा ही दें, 50 प्रश्न की अलग होगी। अगर समय रहेगा तो मैं करा दूँगा, चूँकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसमें हम ऐड करके दोबारा इसको कर देंगे, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसका। 46वां प्रश्न है दोस्तों, सखारोव फ्रीडम अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह अवार्ड यूक्रेन के मानवाधिकार समूह को दिया गया है। यह अवार्ड की स्थापना जो है 1976 में की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। क्लियर है ना? केवल 1, केवल 2, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह अवार्ड जो है यूक्रेन के एक मानवाधिकार समूह को सखारोव अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना? हेलिंस्की कमेटी द्वारा जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। यह यूरोपीय संघ द्वारा दिए जाने वाला सखारोव अवार्ड है और इसकी जो है स्थापना जो है दोस्तों वह 1980 में की गई थी, ना कि 76 में, 1980 में की गई थी। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है सत्य कथन, आपका उत्तर हो जाएगा ये। प्रिट्जर पुरस्कार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है दोस्तों। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना? हाल ही में इस पुरस्कार से जोसेफ बर्नार्ड को सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार के बारे में बता दें कि ये प्रिट्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। वास्तुकला का ये आर्किटेक्चर का नोबेल बोला जाता है, ठीक है ना? और तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। हाल ही में इस पुरस्कार से जो है डेविड चिरफील्ड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटिश वास्तुकार हैं, यानी कि ये दूसरा भी गलत है। आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना? डेविड चिपरफील्ड का नाम आप याद रख लीजिएगा। 1979 में इस प्रिट्जर पुरस्कारों की शुरू हुई थी। भारत के एकमात्र जो है आर्किटेक्चर हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें भारतीय हैं जिन्हें ये प्रिट्जर पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस पुरस्कार होता है, किसके क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में आपने देखा था, यूएसए का एक बैंक है और इसमें इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। यह बैंक जो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2008 की मंदी के बाद यह अमेरिका की सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता मानी जाती है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना? सिलिकॉन वैली बैंक जो है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में ये भी प्रश्न क्रिकेट से बन सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह ट्रॉफी को भारत ने 2-1 से जीता। मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब सूर्य कुमार यादव रहे। आपको बताना है इसमें से 1-3, 2-3, 1-2 और 1-2-3। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि मार्च में ही जो है ये 4 टेस्ट मैच खेले गए थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और इस श्रृंखला में चारों टेस्ट जो है नागपुर, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद में खेले गए थे, ठीक है ना? ये श्रृंखला 2-1 से भारत ने जीता था, यानी कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसको 2-1 से जीता है। 1996 से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरुआत हुई थी। भारत वर्ष 2016 से ऑस्ट्रेलिया को लगातार हरा रहा है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत के साथ भारत ने इसको हराया था। फाइनल में डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट जो सीरीज़ थी, अ, वो चैंपियनशिप थी और उसमें जो है पहुँच गया और ये मैन ऑफ द सीरीज़ जो है भारत के ऑलराउंडर जो हैं वो रवींद्र जडेजा और अश्विन दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना? अश्विन और रवींद्र जडेजा दोनों लोगों को दिया गया था, ठीक है ना? दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम विकेट जो है आपने देखा था कि अश्विन और जडेजा ने निपटा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सावित्री जिंदल, मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला, सज्जन जिंदल। संयुक्त तो आपको बताना है ई वाई, ठीक है ना? ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। केंद्रीय आवास मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने सज्जन जिंदल को यह अवार्ड दिया था, ठीक है ना? मोंटे कार्लो में इवार्ड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगे सज्जन जिंदल, याद रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ला पेरोस के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास जापानी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ला पेरोस एक बहुपक्षीय और मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है। 13 से 14 मार्च को इसको आयोजित किया गया था। हिंद महासागर में इसको आयोजित किया गया था, यानी कि अरब महासागर में न होकर के इसको हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। और इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रांसीसी, भारतीय नौसेना, जापान मैरिन जो है ये सभी इसमें शामिल थे। यानी कि यह द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, न कि जापानी द्वारा, ठीक है ना? ये अरब सागर में मेरे ख्याल से ये सही हो जाएगा, नहीं दोनों ही गलत है। यानी कि आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना?
अब हिंद महासागर रहता तो सही होता, ये अरब सागर दे दिया इसलिए गलत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व के कुल रक्षा निर्यात का हिस्सा 25% है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश रूस। तो ये 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, सिपरी जिसको बोलते हैं, सिपरी, सिपरी का नाम आपने सुना होगा। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट जो है रक्षा रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है ना? इस रिपोर्ट में ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 के नाम से जारी किया गया है। भारत अभी भी दुनिया के हथियारों में सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है, ठीक है ना? तो यानी कि ये आपका ये जो है स्टेटमेंट सही है। हालांकि ये मेरे ख्याल से बीच में सऊदी अरब हो गया है, ठीक है ना? हालांकि 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत हथियारों द्वारा आयात में 11% की कमी आई है, ठीक है ना? 18 से 22 के दौरान भारत में सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन सबसे बड़े रक्षा आयातक हैं, ठीक है ना? अब मेरे ख्याल से सऊदी अरब एक नंबर पे हो गया। 18 से 22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उपकरण निर्यातक देश रहा है, ठीक है ना? कुल रक्षा निर्यात का कुल सैन्य निर्यात का हिस्सेदारी जो है इसकी कितनी है, कितने प्रतिशत है? तो भाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये 40% है, ठीक है ना? सबसे बड़ा तो है, लेकिन ये 40% है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और भारत का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश रूस है, ठीक है ना? फिर भी भारत का जो है अभी भी ये रूस बना हुआ है। हालाँकि इसकी और एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना? ये अभी मार्च वाली रिपोर्ट आप तब तक देख लीजिए। 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना? तिफरी में भारत जो है मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर हो गया है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? देखिए कितने अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप प्रश्नों को अध्ययन कर ले जाएँगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स से बनाए गए प्रश्न हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी किया है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप जो लोग सोचते हैं कि हमें कलेक्शन करने में दिक्कत होती है, ये होती है, तो डेली का काम है। ये करंट अफेयर्स में पिछले 5-7 सालों से कर रहा हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ से आपके आ जाएँ। दोस्तों इन प्रश्नों को आप कैसे लेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। अगर हम बात करें मेंटरशिप बैच के लिए, तो ये बैच जो है आपका है एस्से राइटिंग का बैच है। 75 डे हार्ड चैलेंज है, उससे आप जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा जो है आर ओ का मेंस का बैच है, उससे जुड़ सकते हैं। इसकी फ़ीस मात्र 1077 है। और प्री कम मेंस का भी बैच है, जिसकी फ़ीस मात्र जो है ये प्रैक्टिस बैच है, जिसमें वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, केवल टेस्ट सीरीज इसमें चलाई जा रही है मात्र ₹560 में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये टेस्ट सीरी ये चल रही है, जिसकी क्लास आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्लास की फ़ीस मात्र ₹287 है और इसमें आपको 12 महीने की मैगज़ीन मिलेगी पीडीएफ के साथ। 12 मैराथन क्लासेस 3 घंटे के, वो तो 12 से ज़्यादा हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1200 एमसीक्यू पीडीएफ भी मिलेंगे टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे ये टेस्ट दिख रहा है ना, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको मिलेंगी। डेली वीकली क्लासेज आपकी फ्री ही रहती हैं। तो इन सभी कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जो है दिवाली 30% डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफ़र। दिया 30 कोड यूज़ करके आप इन ऑफ़र्स का आनंद ले सकते हैं और जल्द ही जॉइन कर लें, क्योंकि ये नवंबर के बाद 30 दिसंबर के बाद जो है ये ऑफ़र समाप्त हो जाएँगे। 30 नवंबर के बाद, ठीक है ना? 30 नवंबर के बाद जो है ये ऑफ़र समाप्त हो जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको 100 प्रश्नों पर हम लोग अध्ययन कर लें। ठीक है ना? बाकी 50 प्रश्न जो है वो आपको अलग से करा दिए जाएँगे। तो चलिए, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली लोको पायलट बनी हैं सृष्टि जायसवाल, शोभना पंडित, स्नेहा गौतम, सुरेखा यादव। तो दोस्तों आप सभी को या नाम याद रखना है, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है पहली महिला बनी है लोको पायलट वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली, ठीक है ना? इनको याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र के सोलापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है उसके लिए चुनी गई। सोलापुर सीएसटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देकर के प्रधानमंत्री ने जो लॉन्च किया था वही वही वाला है ये। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? पहला, दूसरा, चौथा और सातवां। तो दोस्तों ये पहला संस्करण है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये संस्करण 14 मार्च को नई दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है ना? न्यू दिल्ली में। तो ये आप याद रखेंगे। भारत में H3N2 जो है संक्रमण है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे।
तो इसका जो है पहली मौत किस राज्य में हुई थी, ठीक है ना? अब इस तरीके के संक्रमण जो है आपसे पूछे जाएँगे। इन संक्रमणों को आपको याद रखना है। H3N2 जो है संक्रमण की पहली मौत जो है किस राज्य में हुई? तो दोस्तों ये पहली मौत जो है वो कहाँ पर हुई? कर्नाटक में हुई, ठीक है ना? H3N2, ठीक है ना? संक्रमण जो है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का उपप्रकार है। H3N2 वायरस देश में पहली मृत्यु जो है कर्नाटक में हुई। इसमें बुखार, मितली आना, शरीर में दर्द, आंतों में सूजन ऐसे लक्षण देखे गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार H3N2 जो है ने संक्रमण आमतौर पर 5 से 7 दिनों तक रहता है, ठीक है ना? यह 2010 में पहली बार पाया गया था। सुअरों में ये पाया जाता है, ये ध्यान रखें। वहीं मनुष्यों में यह वायरस 2011 में पहली बार पाया गया था, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो है वो आप देखेंगे तो काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। जो जो ये प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। ये मेनली फोकस हमारे यूपी एग्जाम्स पे होते हैं। आरओ और पीसीएस के लिए ये रामबाण सीरीज है पूरी, ठीक है ना? अगर आप इसको अभी से करते हैं तो आपके पास 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? आईक्यू एयर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है, आईक्यू एयर रिपोर्ट, ठीक है ना? लाहौर है। दुनिया के 10 से प्रदूषित शहरों में 4 भारत के हैं, ठीक है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से सीधे प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है आईक्यू एयर, ठीक है ना? उसने जो है आईक्यू एयर रिपोर्ट जारी की है। अब ये रिपोर्ट में 131 देशों को रखा गया है, ठीक है ना? सबसे टॉप पर जो है लाहौर है। पाकिस्तानी जब हारते हैं, तो कराची ना जाके लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिए, कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर बता रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं कुल दोस्तों? तो कुल भारत के 4 से ज़्यादा होंगे, मेरे ख्याल से 6 हैं, ठीक है ना? हाँ, 6 हैं। 6 शहर हैं, ठीक है ना? तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 8वां है, यानी कि आपका सत्य कथन पूछ रहा है 1 और 3, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 57 पर बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 56 2 बार हो गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर। हाल ही में आईएनएस द्रोणाचार्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। आईएनएस कलर्स अवार्ड के बारे में, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के बारे में हम बता दें दोस्तों, ये आईएनएस द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 2004 में, आईएनएस द्रोणाचार्य 2004 में हमारे शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी, ठीक है ना? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। आपका सत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा ए। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है। रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, कोलकाता। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है ना? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन जो है वो कहाँ तक किया गया है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये 1.5 घंटे का की क्लास हो जाएगी एक ही, ठीक है ना? तो इसकी जो है मैं कई सेशन में बना देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ और उसके बाद एक और क्लास हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जा रही है और यहाँ पर गर्मी बहुत हो, एसी भी नहीं चला सकता, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो ये प्रश्न यहीं तक रहेंगे, उसके बाद हम लोग कल इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ, डेली जो है 50 क्वेश्चन हम लोग इससे करते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी इसकी। रिकॉर्डेड देना है तो हो सकता है कि मैं इसको मिला करके आपको एक दिन और बाद दूँ, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसको दूसरी क्लास में मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूँ, अलग से जो है एक ही क्लास में मैं देता हूँ आपको। धन्यवाद आप सभी का।